हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल। हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पूरा सेशन ख़त्म कर लिया, बहुत अच्छे से ख़त्म किया हमने। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के सारे क्लासेस ख़त्म किए। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। और उस चैप्टर में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सवाल कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इसका फ्रीक्वेंसी परीक्षा में रहता है एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स का। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स बोल लो, 5 नहीं, कभी कभी 5 होता है। 8 से 10 नंबर का फ्रीक्वेंसी इसका रहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये कि आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उन सबको घर में रिकैप्चुलेट करेंगे। हमारे जो हमारा जो चैनल है आप टेलीग्राम में, उसमें पेपर्स जाएंगे और टेस्ट का डेट भी अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी अपडेट्स होगा वो हमारे चैनल में बेसिकली जाएगा, वहाँ से आप उसको देखेंगे। और आपको जो क्लासेस मिलता है उस क्लासेस को मिलने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है कैसे है। ठीक है, आपको जो क्लासेस मिलता है आप अपने डीटीएच में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद गूगल ड्राइव में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव में क्लिक करने के बाद डीटीएच में देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो आइकन बने रहते हैं, फोल्डर और गूगल ड्राइव का। तो गूगल ड्राइव में क्लिक करेंगे। जब आप गूगल ड्राइव वाले फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। उस डॉक्यूमेंट में क्लास और क्लास का लिंक, क्लास नंबर और क्लास का लिंक दोनों दिया रहता है। उस क्लास के लिंक को आप वहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे अपने एड्रेस बार में। पेस्ट करके आप एंटर दबाएंगे तो एड्रेस बार में वो क्लास का लिंक जो है क्लास के फाइल को खोल देगा। ठीक है, अब जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके एक फोल्डर बना के वहाँ सेव कर लेंगे और उसी फोल्डर से इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लासेस प्रॉपरली प्ले होंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस जो है आपको पूरी तरह हाई क्वालिटी में दी जाए, एचडी क्वालिटी में। आपको एचडी क्वालिटी में मिलेंगे भी। ठीक है, चले। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा चैप्टर है बेटा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लास नंबर जो आपका वो मैं लिखता हूँ, वो लिखना भूल गया मैं। क्लास नंबर है 01। क्लास 01। चलो, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लास नंबर है 01। सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये चैप्टर क्यों है, इसका क्या महत्व है, चैप्टर में क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, चलो।
पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ये पॉइंट नंबर 1 है। नोट नोट 1 इंट्रोडक्शन। देखो, से एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। ठीक है, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स और उनके पास उनका बिजनेस है। ये है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है। टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल का बिजनेस है। मिस्टर एक्स का टेक्सटाइल का बिजनेस है और उनके पास में जो उनका गोडाउन है वो ये रहा। और मेरी ड्राइंग के ऊपर कुछ नहीं बोलना। मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है। इसको वर्ल्ड में अवार्ड मिलना चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइंग का अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, और हंसना भी नहीं बैठे बैठे वहाँ देख। ठीक है, ये भी नहीं सोचना कि भैया वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइंग का अवार्ड कैसे दें आपको, अब तो ऐसे ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, तो गोडाउन में इनका गुड्स रखा हुआ। ये एकदम सिंपल सी बात है, ये हर जगह होता है। गोडाउन में इनका गुड्स रखा हुआ, ये सारे गुड्स हैं। गुड्स ही गुड्स है। अभी टेक्सटाइल बिजनेस हो तो टेक्सटाइल बिजनेस में क्या रहा? टेक्सटाइल बिजनेस में टेक्सटाइल बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस में क्या रहा? टेक्सटाइल बिजनेस में क्या रहा कि जो हमारा गुड्स पड़ा हुआ है वो कपड़ा होता है। ठीक है, अभी कपड़े जो होते हैं बहुत जल्दी जो है जल जाते हैं, समझो। तो ये गोडाउन में एक बार किसी भी तरह से, किसी भी कारणवश, दुर्भाग्यवश आग लग गई। अब आग लग गई तो गोडाउन जो है ये धू धू करके जल उठा। गोडाउन जो है कैसे जला? धू धू करके जल उठा। धू धू करके जल उठा। आप ये सोच रहे हैं कि धू धू करके, तो बचपन में पढ़ते थे धू धू करके जल उठा। और धुएं का गुबार, धू धू करके जल उठा और धुएं का गुबार जो है, गुबार समझते हैं? आसमान में ऐसा धुएं का गुबार ऐसा बन गया, बादल टाइप के बन गए, ऐसा बन गया। मिस्टर एक्स को पता चला। मिस्टर एक्स दौड़ते दौड़ते आए जल्दी से, बोले हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा तो सारा सामान जल गया, अब क्या होगा? कौन संभालेगा मेरे को, मेरे बिजनेस को कौन देखेगा? कैसे करूंगा मैं बिजनेस? मेरा घर कैसे चलेगा? तब तक ये हैं मिस्टर वाई, ये हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। इंश्योरेंस कंपनी वाले ये एकदम तुरंत प्रकट हुए। बोले क्या हुआ वत्स, तुम क्यों परेशान हो? मिस्टर एक्स बोले इंश्योरेंस कंपनी वाले भैया, मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस का जो स्टॉक है वो सारा जल गया। कितने का स्टॉक था? बोले पता नहीं, तकरीबन तकरीबन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली
100 करोड़ का स्टॉक था, 100 करोड़। अब बहुत परेशान है मिस्टर एक्स। इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम तो व्यर्थ चिंता करते हो। तुमने तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और हमने तुमको वचन दिया है कि तुम्हारे स्टॉक की भरपाई हम करेंगे। अगर किसी तरह से वो स्टॉक का नुकसान हो जाता है तो तुमने फायर इंश्योरेंस ले रखा है या तुमने स्टॉक इंश्योरेंस ले रखा है। तुम क्यों परेशान होते हो? रोने के दिन तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो खुश होने के दिन है। बोला ऐसा जल गया खुश हो जाऊं? बोले ठीक है, तुम तकलीफ मना लो, लेकिन सारा चीज इंश्योर्ड है। बोला इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? बोला सारा चीज इंश्योर्ड है और मैं इंडेमनीफाई करूंगा। ये कौन बोल रहा है? इंश्योरेंस कंपनी वाला। बोला सारा चीज इंश्योर्ड है और मैं इंडेमनीफाई करूंगा। सारा चीज इंश्योर्ड है और मैं इंडेमनीफाई करूंगा, ऐसा बोल के गया वो। तो मिस्टर एक्स बोलते हैं भैया आप मेरे को जरा बताओ, एक तो पहली बात ये इंश्योर्ड का मतलब क्या हो गया, दूसरी बात इंडेमनीफाई का मतलब क्या हो गया। बोला इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। आपकी जो क्षति हुई है उसकी मैं पूर्ति करूंगा। इंश्योर्ड का मतलब क्या हो गया? आपने हमारे कंपनी से इंश्योरेंस करा रखी है। हम इंश्योरेंस करा रखी है किसकी? स्टॉक की। कि किसी भी तरह से नुकसान होता है तो उस स्टॉक पर होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो हम करेंगे। मिस्टर एक्स बहुत खुश हुए, बोले चलो बच गए हम। आप जो स्टॉक की भरपाई करेंगे, नुकसान की जो भरपाई करेंगे वो आप करेंगे तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ, लेकिन मैं दुखी भी हूँ क्योंकि ये सब कुछ तहस नहस हो गया। इसको ठीक करना होगा किसी तरह। तो मिस्टर वाई बोले मैं ठीक कर दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे पोजीशन को रिस्टोर कर दूंगा, जो स्टॉक का पोजीशन था। मैं तुम्हारे स्टॉक के पोजीशन को रिस्टोर कर दूंगा, जो स्टॉक का पोजीशन था। ऐसा ऐसा किसने कहा? मिस्टर वाई ने कहा। अब देखो क्या हुआ। यहाँ तक कहानी थोड़ी समझ में, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ अभी, जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब मिस्टर वाई कौन है? इंश्योरेंस कंपनी वाले मिस्टर एक्स के गोडाउन में गए। और वहां उन्होंने चेक किया, सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद पता चला कि उसमें 80 करोड़ का जो स्टॉक है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। पूरी तरह नष्ट हो गया। 20 करोड़ का जो स्टॉक है उसको किसी तरह सेल किया जा सकता है। सेल किया जा सकता है। जो 20 करोड़ का स्टॉक है, टोटल स्टॉक की वैल्यू 100 करोड़। उन्होंने पता लगाया कि 80 करोड़ का स्टॉक जो है पूरी तरह नष्ट हो गया और 20 करोड़ का जो स्टॉक है उसको किसी तरह सेल किया जा सकता है। और जो स्टॉक हम सेल कर सकते हैं उस स्टॉक से पैसे आ जाएंगे और पैसों की रिकवरी हो जाएगी, जो नुकसान है उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, इस वाले स्टॉक को एक नाम दिया, बोला सैल्वेज स्टॉक। मतलब ये गुड्स बचा लिया गया और ये डिस्ट्रॉयड स्टॉक है, डिस्ट्रॉयड स्टॉक। और फिर मिस्टर वाई ने उनसे कहा देखो भाई, तुम्हारा कुल स्टॉक जो जला है वो 100 करोड़ का है। उसमें से 20 करोड़ का जो स्टॉक है वो सैल्वेज्ड है, मतलब उसको बचाया जा सकता है, उसको बेच करके पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारा जो
स्टॉक डिस्ट्रॉयड है वो कितने का है, वो सिर्फ 80 करोड़ का है, और इसका मैं तुमको क्लेम दे दूंगा। जो ही मिस्टर एक्स ने सुना कि भाई उनको 80 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा, उनका 20 करोड़ का जो स्टॉक है वो क्या है, सैल्वेज हो रखा है, तो वो बहुत खुश हुए, बोले चलो ठीक है, किसी तरह तो पैसे आ गए। अच्छा, अब इस चैप्टर में एक बात समझने की है, जो पैसे आ गए हैं वो है 80 करोड़, 80। तो यहाँ हमें दो चीज समझ में आया कि भाई एक तो जिस क्या हमें क्या बेसिकली क्या आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या समझ आया हमें। देखो, गोडाउन था, गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई तो स्टॉक जल गया। अब कितने का स्टॉक जला ये कौन बताया, मिस्टर एक्स ने बताया भाई देखो 100 करोड़ का स्टॉक जल गया। अभी ये 100 करोड़ का जो स्टॉक जला है उसमें से अब मिस्टर वाई जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो आए बीच में, उन्होंने कहा देखो मैं सर्वे करता हूँ। उन्होंने सर्वे किया, सर्वे और इवैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने बताया कि देखो 100 करोड़ का जो स्टॉक जला है उसमें से 20 करोड़ का जो स्टॉक है वो सैल्वेज्ड है, मतलब उसको बचा लिया गया है, उसको किसी तरह आप रिकंडीशन करके बेच सकते हैं और कुछ पैसे जो है आप कमा सकते हैं। समझ रहे हैं? वो स्टॉक पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि उस 100 करोड़ में मैं क्लेम दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कितने का क्लेम दूंगा, 80 करोड़ का क्लेम दूंगा, क्योंकि 20 करोड़ का जो सामान है बचा लिया गया है। अब ये जो पूरी कहानी चली है 15 मिनट के आसपास चली है कहानी, इस कहानी में क्या था, आपको क्या समझ आया? इस कहानी में पहली चीज़ जो आपको समझने लायक है कि अगर कोई स्टॉक जलता है तो उसका क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, ये समझ आया। और वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कब देगी, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखे होंगे तब, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे होंगे तब। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर नहीं ले रखे होंगे तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से। बात समझ में आ गई? ओके। और क्या पता चला इस कहानी से? इस कहानी से और ये समझ आ रहा है कि भैया अगर मान लीजिए स्टॉक अगर जलता है तो जो स्टॉक जला है उसकी वैल्यू कितनी है ये पता करना होगा, और ये बात कौन बताएगा, ये पता चला। क्योंकि जहाँ स्टॉक मान लो जला, गोडाउन में जला तो गोडाउन में स्टॉक जल गया, सारा का सारा खाता पत्र कहाँ है, ऑफिस में। ऑफिस के खाते पत्र में से देख करके स्टॉक कितना, उस दिन का स्टॉक कितना था वो पता चल गया, हमने वहाँ से निकाल लिया। तो ये जो कहानी थी उस कहानी का सारांश सिर्फ इतना है कि हमें पता करना है कि स्टॉक का जो वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर वो कितना है, हाउ मच, ये हमें पता करना है। पहली बात आपको ये समझ आ रही है? ये पहली कहानी खत्म हो रही है। चलो ये कहानी नंबर 1 थी, स्टोरी नंबर 1। मैं आता हूँ धीरे धीरे करके आता हूँ। स्टोरी नंबर 1 थी, अभी स्टोरी नंबर 2 पे आ जाओ। स्टोरी नंबर 2 में क्या है, व्यक्ति वही है, मिस्टर एक्स, स्टोरी वही है। उनके यहाँ का स्टॉक जल गया, उन्होंने स्टॉक पर इंश्योरेंस ले लिया। अब मिस्टर एक्स दूसरी बात कहते हैं कि देखो गोडाउन जल गया, और गोडाउन से सटा हुआ, मतलब गोडाउन से एसोसिएटेड मेरा ऑफिस था, ऑफिस भी जल गया। ठीक है, अब सारा काम मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ना ही मेरे पास प्रोडक्शन हो रहा है कि सामान बेचूं, और ना ही कुछ हो रहा है। तो कुल मिलाकर 2.5 से 3 महीने तक
मतलब 2.5 मंथ्स मान लो, 2.5 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स मेरा जो वर्क था पूरा रुका हुआ था, हॉल्ट था, मतलब पूरा काम रुका हुआ था। अब क्या हुआ कि ये काम रुकने की वजह से इन 3 महीनों में, मतलब इन 3 मंथ्स में मैंने पिछले साल 1,20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट कमाया था इन 3 महीनों में। इसका मतलब है कि इन 3 महीनों में मैंने कुल प्रॉफिट जो कमाया था 1,20,000 गुणे 3,60,000 रुपया प्रॉफिट कमाया था। ये कह रहे हैं ना, मैं बिजनेस में ना मैंने बिजनेस में ऑफिस नहीं आ पाया, मेरा सारा काम अस्त व्यस्त रहा, सब कुछ एवरीथिंग वॉज नॉट प्रॉपर, सब डिसलोकेटेड था। तो मैंने पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में 3,60,000 रुपये कमाए थे। 1,20,000 रुपये प्रति माह की दर से ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न करा था। ठीक है, मतलब 1,20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा था। ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा था। अब वो कह रहे हैं कि देखो, आग लगने की वजह से मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का तो नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नुकसान नहीं हुआ है, मेरे को प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे कि भैया जरा एक बात बताइए, पूछिए, अरे पूछिए ना भाई। देखो, हाँ, आप कहेंगे भैया एक बात बताइए, ये प्रॉफिट का नुकसान जो है ये कौन सी बात हो गई? अभी तक तो स्टॉक जला है उसके नुकसान की अपने बात कर रहे थे, चलो ठीक था वहां तक। अब ये प्रॉफिट का नुकसान जो है आप कौन सी बात कर रहे हैं? सर आप कैसे कैसी बात करते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, थोड़ा समझाने की कोशिश करो। भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा जिंदगी अस्त व्यस्त लग रही है, आप कैसी कैसी बात करोगे प्रॉफिट का नुकसान हो गया। देखो बेटा, बात जो है एकदम सिंपल है। सिंपल बात कुछ इस तरह है कि अगर किसी के फैक्ट्री में बिजनेस में आग लगती है तो उस टाइम पर काम रुक जाता है कुछ महीनों के लिए, महीने भर, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, जैसे भी हो, और जितनी जल्दी हो सके काम फिर ट्रैक पर लेकर आया जाता है। तो वो जो 2-3 महीने जब तक काम पूरी तरह ट्रैक पे नहीं आ जाता है, यानी उस जो फायर है, फायर से जो नुकसान हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है जब तक वो जाता नहीं है, प्रभाव नहीं जाता है, तब तक का जो पीरियड होता है उस पीरियड में आप यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, या हो सकता है कि उस पीरियड के दौरान आप नुकसान भी सह रहे हो, माल बिक नहीं रहा क्योंकि माल है नहीं। तो क्या होता है कि कंपनियां जो है ना प्रॉफिट की भी पॉलिसी ले रखती हैं कि हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ उस पीरियड के दौरान उस ग्रॉस प्रॉफिट की भी भरपाई आप कर दो भाई, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरी स्टोरी में मिस्टर एक्स के यहां जो 3 महीने तक हॉल्ट रहा, काम ठीक से नहीं चला, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। मैं सब लिखवाऊंगा। जो 3 महीने तक काम नहीं चला ठीक से, उन 3 महीनों के दौरान जितने का नुकसान हुआ है प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट की भरपाई की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ऐसा मिस्टर एक्स की इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा। अब बात आपको समझ में आ रही है? हमने 2 स्टोरीज पर बात की। पहली स्टोरी जो थी बेटा हमारी वो थी कि अगर किसी बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगने के फलस्वरूप अगर हमारा स्टॉक जल जाता है तो उस स्टॉक से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और उस स्टॉक से हुए नुकसान को कैलकुलेट करना कौन करेगा। कितने का नुकसान हुआ पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। दूसरी स्टोरी में आग लगने के फलस्वरूप हमारा बिजनेस जो है हॉल्ट में था,
उस दौरान, जिस दौरान बिजनेस ठीक से चल नहीं पाया, बिजनेस वॉज नॉट इन ऑन ट्रैक, तो हमारे बिजनेस में जितने ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, मतलब जिन महीनों में हमने आग लगने के बाद हमने बिजनेस में जो ग्रॉस प्रॉफिट करा है, उन्हीं महीनों में पिछले साल जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट करा था उसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे भाई पिछले साल हमने क्या ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा इन्हीं महीनों में, और इस साल हम क्या ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इन्हीं महीनों में। ठीक है, और फिर वो हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी और वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों स्टोरी आप सुनने के बाद आपको ये समझ आया कि भैया हमें निकालना क्या है। बेसिकली आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। पहली चीज़ कि जब स्टॉक जलेगा तो स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी ऑन द डेट ऑफ फायर। और दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि अगर हमने प्रॉफिट की पॉलिसी ले रखी है तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा जिसका नुकसान हमें हुआ है आग लगने के फलस्वरूप। ठीक है, आपको दोनों बातें समझ आ गई। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था, सार था इस चैप्टर का। अब हम चैप्टर में थोड़ा जंप करेंगे और चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ। अब मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और कैसे होगा, ये चैप्टर कैसे काम करता है, आपको क्या निकालना है। ठीक है, नोट नंबर 2 देना, ब्रॉड हेडिंग, नोट नंबर 2। और इस नोट का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा। नोट नंबर 2 आप थोड़ा सा ऊपर दे दो, यहाँ लिखना व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या पढ़ने की ज़रूरत है हमें इस चैप्टर में, इन्हें आपको इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत है। ए नंबर, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। बी नंबर, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और बी नंबर है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ए नंबर हम हेडिंग डालेंगे, नोट ऐसे चलता रहेगा। नोट नंबर 2 में जो है ए नंबर हेडिंग समझ लो चल रहा है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का। यहाँ लिखो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का हेडिंग हमारा चल रहा है, राइट। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का हेडिंग हमारा चल रहा है।
अब देखना जरा, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, है ना। एक पहले एग्जांपल लिखते हैं। ओके, स्टोरी के थ्रू हमने समझ लिया है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या होती है। अब हम सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर एक एग्जांपल लेंगे। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ में लिखना। गो डाउन ऑफ मिस्टर एक्स कॉट फायर ऑन 30/6/2021। 30/6/2021। मिस्टर एक्स हैज taken an insurance policy for his stock. Mr. X has taken an insurance policy for his stock. मिस्टर एक्स ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने स्टॉक के लिए। मतलब मिस्टर एक्स का जो भी स्टॉक है ना बेटा, वो क्या है, इंश्योर्ड है। मिस्टर एक्स का जो भी स्टॉक है वो क्या है, इंश्योर्ड है। उसके बाद जो डेटा दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं, यहाँ लिखा हुआ मिस्टर एक्स क्लोजेज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च each year, 31 March each year. All accounting records have been destroyed. सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए। However, following information can be extracted, could भी लिखो, could be extracted। ठीक है, अब वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो देखो नीचे मैं लिख रहा हूँ और आप आराम से देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लिख रहा है कि परचेज फ्रॉम 1/4/21 टू 30/6/21 रुपीज़ 4,50,000 रुपये। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहे हैं ये सेल्स फ्रॉम 1/4/21 टू 30/6/21 रुपीज़ 12,00,000। एक सेकेंड 4,00,000। फिर ये कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक फॉर 2021 रुपीज़ 1,00,000 रुपये, रुपीज़ 1,00,000। नाउ मैन्युफैक्चरिंग वेजेज
वेजेज फॉर 1421 टू 30/6/21 रुपीज़ 40,000। ठीक है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन लास्ट ईयर इज 25% ऑन सेल्स। अगर हम 25% भी लिखते तो हम क्या मानते हैं इसको, सेल्स ही मानते हैं। ठीक है, ऐसा। स्टॉक सैल्वेज बाई मिस्टर एक्स रुपीज़ 15,000। फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो आग से लड़े नहीं, मतलब आग बुझाने का खर्चा वगैरह ये सब। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 4,000। फाइंड आउट स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर एंड क्लेम टू बी लॉस्ट। बोला क्लेम क्या लॉन्च करना है और स्टॉक कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है। सवाल आप कॉपी करो अच्छे से पूरा, जो मेन पार्ट है सवाल का ये है कि आप कॉपी करो। ये हमारा मेन पार्ट है, दिख रहा है सबको? चलो, सबको दिख रहा होगा। चलो, बात समझ में आ गई। ये एक सवाल है। अब इस सवाल से जो है हम ये समझेंगे, देखो ये इस तरह का सवाल ऐसा रहेगा। मैं पहले एक बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको मैं, ये जनरल एग्जांपल है ताकि आपको मैं इस चैप्टर से रूबरू करा पाऊँ कि ये चैप्टर काम कैसे करता है। फिर मैं नोटिंग से नॉल लिखवाऊंगा। ठीक है जी। देखिए, आप जब सवाल करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या चीज़, किन किन बातों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे है, नहीं है, क्या है। इन सभी चीज़ों का आपको पता चलेगा। आइए जरा, चलो अब एक बार मैं सवाल आपके साथ पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि गोडाउन जो है ना मिस्टर एक्स का, वो 30/6/21 को डिस्ट्रॉय हो गया। आई मीन कॉट फायर, मतलब आग लग गई उसमें। और मिस्टर एक्स ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी अपने स्टॉक के लिए। मिस्टर एक्स अपना बुक क्लोज करते हैं 31 मार्च को ईच ईयर। ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन कुड बी एक्सट्रैक्टेड। कुछ इन्फॉर्मेशन पार्टी के पास से बिल लेकर के, ये करके, जैसा भी करके, कुछ इन्फॉर्मेशन जो क्या हुआ, हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमें पता चला कि भाई हाँ, ये अवेलेबल है हमारे पास में। वो क्या कह रहे हैं कि जब आग लगी उस दिन से पीछे, जब साल की शुरुआत हुई उस दिन तक का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, देखो, दिस इज ए डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर।
ये चैप्टर देखो बहुत ईजी है, बस लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ समझ आएगा। ये सच में चैप्टर बहुत ईजी है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भैया चैप्टर टफ जा रहा है, तो नहीं, चैप्टर टफ नहीं जा रहा, चैप्टर बहुत ईजी जा रहा है। बस थोड़ा आप मन बनाओ। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ये आप मान लेंगे तब हार हो जाती है। वो कहते हैं ना, वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का है कि हरिवंश राय बच्चन का है, याद नहीं मेरे को, कि हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। तो अगर आपने जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य हासिल किया है, मतलब लक्ष्य आपने कोई सेट करा है, कोई एम या गोल सेट करा आपने कि भाई हमें ये काम करना है, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहेंगे। देखो, हमने ना, जब मैं क्लास 11-12 में था, तो मैंने ना एक उसको क्या कहते हैं, स्टोरी पढ़ी थी। अब बोल लो, जैसे हमारे यहाँ मेरा मेरा फर्स्ट लैंग्वेज जो है स्कूल में हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या हमको, मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रोज बोलते हैं शायद। प्रोज तो खैर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं, मेरे को सच में याद नहीं आ रहा। स्टोरी समझ लो, एक स्टोरी। वो स्टोरी जिस राइटर की लिखी हुई थी, उनका नाम था आचार्य श्री राम शर्मा। उस स्टोरी में एक लाइन लिखी हुई थी, जैसे आते हैं ना कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कहाँ से ली गई, इनकी व्याख्या करिए, ऐसा कुछ। तो वो जो स्टोरी थी उसमें एक, हाँ, उसको बोलते हैं गद्य बोलते हैं, ऐसा। मेरे को आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स थोड़ा ओल्ड लग रहा होगा, लेकिन हाँ, उसको वही बोलते हैं जो, जिनका जैसे आप जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको, और इंग्लिश से प्रोज वर्स बोलते हैं। तो उसमें एक लाइन थी कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। ये दृढ़ संकल्प का मतलब क्या हो गया? एकदम फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आप एकदम संकल्पित कर लो खुद को कि मैं ये काम करूंगा और इस काम के प्रति मैं अपने को पूर्ण रूप से एकाग्र करके इसके पीछे लगा दूंगा और अपनी मेहनत करता रहूंगा। तो जब आप ऐसा सोच लेंगे ना, तब आपको फिर फील होगा कि नहीं, ये काम एकदम डेफिनेटली किसी न किसी दिन होना है, अवश्य होना है। तो वो जो लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन है, उसका बहुत बड़ा जो प्रभाव जो है मेरे जीवन पे पड़ा है और कईयों के जीवन में पड़ा होगा। देखो, हम जब कभी कभी कुछ पढ़ते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी मैंने और ही पढ़ी थी, पेशोला की प्रतिध्वनि। उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी कि जब आप नदी के किसी पानी में नहाते हैं, तो आप हर बार जब डुबकी लगाते हैं तो अपने एक नए पानी में नहाते हैं, क्योंकि वो पानी तो चला जाता है, ठीक है। एक हमारे यहाँ मतलब भारत में एक और लेखक है, उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनकी एक कविता, उनका उनका एक स्टोरी है, मतलब निबंध बोल लो, क्या बोलो, सब बोलते हैं उसको। उसका नाम है बहता पानी निर्मला। तो उसमें भी ये बोला हुआ है कि लाइफ जो है, बहता जो पानी होता है वही निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, वो खुशहाल होता है। और जो पानी जमा होता है उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो आपने कभी ये देखा है कि मतलब जो पानी, मतलब फ्लोटिंग वाटर, उसमें कभी कीड़े मकोड़े लगते नहीं। गंगा गंगोत्री से निकलती, जहाँ से गंगा निकलती वहाँ से एक छोटी सी धार निकलती सिर्फ गंगा की, और गंगा फिर इतनी बड़ी हो जाती है बहुत दूर दूर चलते चलते। तो एक समय लगता है, गंगा का दृढ़ संकल्प है कि भैया हमें यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ना है। अब सोचो ना, वो छोटा सा पानी जो धीरे धीरे निकलता है वो इतनी बड़ी नदी के रूप में तब्दील हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं। तो बात सब कुछ ये है कि अगर आप मन बनाएंगे ना, तब सब होगा। मतलब बस कहने का मतलब है मन बनाओ, मन बनाओ कि बस एकदम तोड़ के निकलना आगे, बस यही सब कुछ है, समझ रहे ना। हाँ, चलो अभी आते हैं। गोडाउन ऑफ मिस्टर एक्स कॉट फायर ऑन 30/6/21, ये वाला जो पैरा हमने पढ़ लिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि परचेज फ्रॉम 1/4/21 टू 30/6/21 4,50,000 परचेज उन्होंने दिया। डेट ऑफ फायर में जब आग लगी तो आप देख रहे हैं कि पूरा गोडाउन जो है वो धुआं धुआं हो पड़ा है, वो कहीं कुछ मतलब मिल नहीं रहा है। तो किसी तरह मैंने ये सोचा कि भाई स्टॉक की वैल्यू निकालूं तो कैसे, कि इस दिन कितने रुपए का स्टॉक जला है, सब कुछ जलता हुआ दिख रहा है।
तो कितने रुपए का स्टॉक जला है इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी होगी ना हमें। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे को कुछ चाहिए होगा। अब स्टॉक कैसे निकालते हैं, आप स्टॉक निकालेंगे कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन का स्टॉक निकाल दो, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुमको परचेज दिया, तुमको सेल्स दिया, तुमको जीपी दिया, तुमको ये दिया, तुमको वो दिया, तुम थोड़ा ट्रेडिंग बनाओगे स्टॉक निकाल दोगे, यही करोगे ना भाई आप। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन खोज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इनको मिला कि बोला क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि आज के दिन से लेकर के ईयर के बिगिनिंग तक का परचेज मिल गया आपको। आप ये कह रहे हो कि भैया ईयर के बिगिनिंग तक क्यों गए आप, ईयर के बिगिनिंग से ही पीछे चले जाइए ना। तो भाई हमें अपना काम आसान करना है, हमें अपना काम बढ़ाना नहीं है, हमें अपना काम आसान करना है। और अपना काम आसान करने के लिए जब हम जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि भाई हाँ ईयर के बिगिनिंग में ही चले जाओ, वहां से ही सारा काम हो जाएगा। ईयर के बिगिनिंग के बाद पीछे और नहीं जाना है, क्योंकि वहां तक का तो फाइनल अकाउंट बन चुका है, सब कुछ ओके है, उस दिन तक का स्टॉक भी निकल चुका है। तो वहां से लेकर के यहां तक का तो कोई डेटा बना नहीं है अभी, वहां से लेकर यहां तक कोई अकाउंटिंग चल रही थी, मतलब वहां से लेकर के यहां तक अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना है। तो एक छोटा सा फाइनल अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा एकदम ट्रेडिंग बनाएंगे और निकालेंगे क्या, स्टॉक का वैल्यू। तो इसलिए हम पीछे तक गए वहां से। तो 1/4/21 से 30/6/21 तक का डेटा में दे दिया परचेज का। उसके बाद सेल्स का डेटा दे दिया 1/4/21 से 30/6/21 तक का 4 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक दे दिया फॉर 2021, मतलब 1/4/21 का ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपया। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे दिया 1/4/21 से 30/6/21 तक का 40,000 रुपया। रेट ऑफ जीपी दे रखा है 25% है लास्ट ईयर का, इस करंट ईयर का रेट ऑफ जीपी नहीं दे रखा है, लास्ट ईयर का रेट ऑफ जीपी दे रखा है 25%। कितना रुपया, 25%, ठीक है। क्योंकि इस साल क्या ग्रॉस प्रॉफिट का रेट रहेगा वो पता नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या रहेगा वो कब पता चलेगा, जब आप पूरा साल कंप्लीट करेंगे और आप फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे और फिर आप जीपी निकालेंगे, फिर जीपी से जीपी का रेट निकालेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि भाई जीपी का रेट हमारा कितना है। उसके पहले क्या यह बात आपको पता चल सकती है क्या, नहीं। तो हम एक अनुमानित तौर पे एस्टिमेट लगाते हो कि देखो अभी भी पता नहीं मेरे को कितने का स्टॉक जला है, हम क्या करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे कितने का स्टॉक जला है। हम सही सही स्टॉक का फिगर नहीं निकालेंगे, हम अनुमानित फिगर निकालेंगे, एस्टिमेटेड फिगर निकालेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्टॉक जो सैल्वेज हुआ है, देखो ये नीचे वाला पॉइंट जो आपको यहां दिख रहा है, स्टॉक जो सैल्वेज हुआ वो स्टॉक सैल्वेज कितना है, 15,000 का हमने बचा लिया, 15,000 का स्टॉक। फायर फाइटिंग खर्चा जो है वो कितना है, 4,000 रुपये का फायर फाइटिंग खर्चा, आग को बुझाने वगैरह में खर्चा लगा। और आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है मेरे को बता दो कि कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ और कितने का क्लेम हमें लॉन्च करना है, कितने का क्लेम हमें लॉन्च करना है। देखो ये है साल का बिगनिंग 1/4/21, हमें 1/4/21 से लेकर के डेट ऑफ फायर तक का डेटा चाहिए। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चल रहा है, देखो मैं धीरे धीरे इसको पढ़ाऊंगा पहले एग्जाम्पल को, ताकि आप इस चैप्टर में पूरा एकदम डाइव इनटू कर जाए, ठीक है। जब आप इस चैप्टर में डाइव इनटू कर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हमें जब भी कोई लेजर बनाना होगा यहाँ पर स्टॉक को निकालने के लिए, तो डेटा हमें इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड तक के बीच का ही लेना है और कोई डेटा नहीं लेना है, ठीक है। पहली बात समझ आ गई आपको, ओके। अब देखो हम कैसे निकालेंगे स्टॉक की वैल्यू और कैसे निकालेंगे कितना अमाउंट हमें क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। देखो स्टॉक की वैल्यू निकालने का एक सिंपल तरीका है, आप एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना दो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू टिल द डेट ऑफ फायर, और उस ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक का निकाल दो। देखो आप बच्चे तो रहे नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं, आप सीए एंटर में आ गए हैं और आपको ये पता है अच्छे से कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद हमें आसानी से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो हम डिराइव कर पाएंगे। समझ आ रही बात, ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा ये मेन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, इसका क्या नाम रहेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक का बना रहा है,
1/4/21 से टिल द डेट ऑफ फायर 30/6/21 तक। अच्छा, अब जो भी डेटा दे रखा है 1/4/21 से 30/6/21 के बीच में, वो डेटा आप यहाँ फीड करेंगे। चलो, परचेज 1/4/21 से 30/6/21 के बीच में 4,50,000 रुपये हम यहाँ फीड करते हैं टू परचेज 4,50,000 रुपये, ये परचेज का डेटा हो गया, राइट। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सेल्स 4,00,000 रुपया, हम यहाँ सेल्स फीड करते हैं, बाई सेल्स 4,00,000 रुपये। उसके बाद हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,00,000 रुपया, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 है। आप अपने नोटबुक में देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 रुपये दिखेगी, टू ओपनिंग स्टॉक 1,00,000। मेरे साथ साथ सब लिखते जाना, वेट नहीं करना, मैं बहुत आराम से और धीरे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को भी और तुमको भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तुम्हें क्या बनना है, प्रोफेशनल्स बनना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करने, सवाल के पीछे का पूरा इतिहास, भूगोल, साइकोलॉजी सब समझना है, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेज कितना है, 40,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग वेजेज है। तो 40,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग वेजेज हमने यहाँ पुट किया, वेजेज है भैया हमारा 40,000 रुपये। सिर्फ और सिर्फ याद रखना मैं क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पीरियड के दौरान जितना भी हमने खर्चा वगैरह किया सिर्फ वही लेना बच्चों, और कुछ नहीं लेना है, और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डेटा दे रखा है, स्टॉक सैल्वेज हुआ इतना रुपया, फायर फाइटिंग एक्सपेंस हुआ इतना रुपया, इसको अभी काउंटिंग में हमने नहीं लेंगे, ठीक है, इसको अभी थोड़ा छोड़ दो। रेट ऑफ जीपी बता रहा है कितना, 25% है रेट ऑफ जीपी। चलो, हमें निकालना है क्या, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर। हम स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर कैसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ कि बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। तो अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो वो कैसे आएगा, ये जो फिगर आएगा वो क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी हमारे। लेकिन वो फिगर कब आएगा, जब ये पूरा हो जाएगा तब, और ये पूरा होने के लिए क्या चाहिएगा, सिर्फ और सिर्फ जीपी। तो यहाँ लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा सेल्स 4,00,000 रुपये का है, हमने पिछले साल 25% के रेट से जीपी लिया था, इस साल भी उसी रेट से जीपी चलेगी। ये अनुमान है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है बेटा, ये क्या है, अनुमान है, क्योंकि हमारे पास तो कोई जीपी का रेट वगैरह है नहीं ना, कि मैं क्या करूँगा उसको यहाँ पर इन्फ्यूज़ करूँगा और उससे उसके अकॉर्डिंगली मैं फाइंड आउट करूँगा कि भाई एग्जैक्टली एक्चुअल जीपी का रेट क्या हुआ। तो एक्चुअल जीपी का रेट हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड जीपी का रेट ले रहे हैं, राइट। और एस्टिमेटेड जीपी जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा जीपी कितना आएगा, 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब आप उठा लो कैलकुलेटर मेरे साथ साथ एकदम, चलो मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करना है और यहीं से सॉल्व करके घर जाना है, कुछ सोचना नहीं है। 1,00,000 रुपये प्लस 4,50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 1,00,000 रुपये माइनस 4,00,000 रुपये, कितना हो रहा है बच्चा, 2,90,000 रुपया। तो इस दिन जो स्टॉक की वैल्यू आई ना बेटा, इस दिन जो स्टॉक की वैल्यू आई ना प्यारे बच्चों, इस दिन जो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2,90,000 रुपये। अब ये जो 2,90,000 रुपये आ रहा है, ये क्या है, ये है स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन द डेट ऑफ फायर। अब हमें यह समझ आ गया कि कितने रुपए का स्टॉक हमारा जला है, कब, 30/6/21 को। देखो हमने बहुत मेहनत करी, हमने क्या बनाया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो यूजुअल डेटा फीड होते हैं ना, उन यूजुअल डेटा को फीड करके हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई हमारा जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है एज ऑन 30/6/21, उसकी वैल्यू क्या है। तो यह हमें ज्ञात हुआ कि एज ऑन 30/6/21 हमारे पास में जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है उसकी वैल्यू है 2,90,000 रुपये। अब देखो मिस्टर एक्स ने यह पता कर लिया कि भाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2,90,000 रुपये है एज ऑन 30/6/21। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले मिस्टर वाई आएंगे और वो चेक करेंगे कि देखो इस 2,90,000 रुपये में से कितने रुपए का स्टॉक हमने बचा लिया, 15,000 का स्टॉक हमने बचा लिया। अब ये 15,000 का जो स्टॉक हमने बचा लिया ना बेटा, उसके ऊपर में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि बोली ये तो जला ही नहीं है, ये तो आपने बचा लिया। और बचाने के बाद हो सकता है आप इसको रिकंडीशनिंग करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत खर्चा करके इसको क्या करो, बेच लो, ठीक है। मिस्टर एक्स बोले कि देखो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस लग गया कितने का, 4,000 रुपए का, बोला ठीक है वो हमसे ले लो।
बोला चलो ठीक है। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर हो गया 2,90,000 रुपये। अब इंश्योरेंस कंपनी जो कह रही है, वो कह रही है कि भाई तुमको कितने का क्लेम चाहिए ये बताओ। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि तुमको कितने का क्लेम चाहिए तुम ये बताओ। मिस्टर एक्स कह रहा है रुकिए 2 मिनट, अभी बताता हूँ इंश्योरेंस क्लेम कितनी कितनी चाहिए मुझे, मतलब इंश्योरेंस का क्लेम कितना चाहिए मेरे को, मैं अभी बताता हूँ। मेरा जो स्टॉक है ना वो जला है कितना, 2,90,000 रुपया का स्टॉक जला है। अब मिस्टर एक्स जो है गए फटाफट ऑफिस में गए, और जैसे ही ऑफिस में गए उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, और स्टेटमेंट बनाया और बोला कि स्टेटमेंट के हिसाब से क्लेम कितना आ रहा है, जरा मैं पता तो लगाऊं। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से क्लेम कितना आ रहा है, देखो वो पता लगा रहा है मिस्टर एक्स। देखो बेटा, देखो मिस्टर एक्स जो है ना बहुत काम की चीज़ है। वो आपके आपकी ज़िंदगी में मिस्टर एक्स बहुत बार आते हैं और बहुत बार जाते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बने, आई गेस। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके पढ़ाई लिखाई के लिए ही बने हैं, ऐसा मेरे को लगता है। चलो, यहाँ लिखेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर। डिस्ट्रॉयड बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, वो कितना है, 2,90,000 रुपये। ऐड, अब क्या ऐड करना है इसमें, और क्या ऐड करना है इसमें, ऐड करना है कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ है। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है 4,000 रुपये। ठीक है, और क्या माइनस करना है, जो हमें स्टॉक सैलवेज हो गया, बचा लिया हमने स्टॉक सैलवेज, वो माइनस करना है। उसका क्लेम वो नहीं देंगे। कितना हो रहा है, उसका क्लेम वो नहीं देंगे। उसका क्लेम हो रहा है 15,000 रुपये। जल्दी जा रहा है, क्या बात है। चलो, तो बैलेंस का जो हमारे पास स्टॉक बचा वो कितना बचा, जो डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, एग्जैक्टली 2,90,000 माइनस 15,000 प्लस खर्चे लेंगे हम लोग चार का, 279,000, 2,79,000। ठीक है, ये जो है, ये जो फिगर आया, ये फिगर क्या है, ये फिगर है क्लेम टू बी लॉन्च। कितने का क्लेम जो है हम लॉन्च करेंगे, तो 2,79,000 का क्लेम हम लॉन्च करेंगे। हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि हे इंश्योरेंस कंपनी, हमने कैलकुलेशन कर लिया और मैं बता रहा हूं कि इतने रुपए का क्लेम जो है ना तुमसे मेरे को लेना है, वो कितना है, 2,79,000। देखो ये एग्जाम्पल किस लिए था, ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए था कि आपको ये पता चले कि भाई एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, उसमें जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है वो कैसे फंक्शन करती है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए था बेटा। अब आप 1 मिनट सोचो कि भाई इसमें जो सब कुछ हुआ है वो क्या है और वो क्यों है, और वो कैसे कैसे हुआ है, हमें क्या पता चला इससे, इस एग्जाम्पल से। आप 1 मिनट सोचो, ठीक है, फिर मैं 1 मिनट के बाद आके आपसे फिर बात करता हूँ, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो।
चलो आ जाओ। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यू जो, चलो ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्या समझ आया? आप बोलेंगे भैया आप 1 मिनट बोल के गए थे, आप 3-4 मिनट बाद आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 1 मिनट बोल के गया था, मैं 1-2 मिनट बाद आया। एक एग्जाम्पल से समझ आया कि कुछ डेटा हमें दिया रहेगा, वो डेटा क्या रहेगा? वो डेटा ये रहेगा कि भाई जिस दिन स्टॉक जला है उस दिन से लेकर के उस साल के बिगिनिंग से लेकर के स्टॉक के जलने के डेट तक का हमको डेटा चाहिए होगा। और क्या क्या डेटा चाहिए होगा? हमें डेटा चाहिए होगा, देखो मैं लिख देता हूँ, लिख कर बात करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा। देखो, फ्रॉम, इसको आपने लिखना फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ फायर, टिल द डेट ऑफ फायर। आपको क्या चाहिएगा? पहला परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा ओपनिंग स्टॉक अगर हो तो, चौथा कुछ एक्सपेंसेस अगर हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो, पांचवा जीपी। और फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे? आप बैलेंसिंग फिगर की तरफ तौर पे फाइंड आउट करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक इसको आप बोलो ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आप फाइंड आउट करेंगे। ऐसा समझ आ रहा है? ओके, चलो। अब मैं नोटिंग लेता हूँ। देखो नोट नंबर है 3। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी चल रही है, ठीक है, और हमारा नोट जो है वैसे कंटिन्यू हो रहा है। नोट नंबर 3 है। देखो नोट नंबर 3 है। अब नोट नंबर 3 में लिखना फॉर्मेट एंड मैकेनिज्म, फॉर्मेट एंड मैकेनिज्म। देखो लिखना टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड आउटलाइन of this chapter, concept and outline of this chapter. Till now we have understood the outline and concept of this chapter. हमने इस चैप्टर का आउटलाइन और कॉन्सेप्ट जो है हमने अभी तक जाना। नाउ
we will start with what to do. Now we will start with what to do, and how to do, या फिर proceed with the problem. ठीक है, नीचे आओ, पैरा चेंज अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, we have to find out following. पहला, क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? पहले फाइंड आउट करना है स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन द डेट ऑफ फायर। दूसरा फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपको समझ आया कि क्या करना है? बताओ ना जल्दी से मेरे को। दो चीज फाइंड आउट करना है। क्या? पहला तो लॉस ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, और दूसरा ये फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना क्लेम हमें जाकर के लॉन्च करना है। हमें ये दो चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। फॉर्मेट एंड मैकेनिज्म में ना, इसको ए नंबर देना, इसको ए नंबर देना, और इसको ए नंबर देना। अब मैं बी नंबर लिखता हूँ, बी नंबर लिखूँ, चलो लिखना। फॉर above purchase, above purpose, for above purpose we have to prepare following क्या प्रिपेयर करेंगे? पहला प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम, पहला प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज। तीसरा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। ये जो बनेगा वो बनेगा वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में इफ जीपी इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, ये बनेगा वहाँ। ठीक है, इफ जीपी इज नॉट गिवन। ये तीन चीज़ें जो हैं हम बनाएंगे, एकदम फिक्स है कि ये तीन चीज़ें जो हैं हम बनाएंगे। ये तीन चीज़ें बनाएंगे हम, ये एकदम फिक्स है। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं अभी। देखो बेटा, ये तीनों चीज़ हम बनाएंगे, उनके बारे में अब बात करेंगे धीरे धीरे। और क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम जो बना रहे हैं वो क्या है हमें ये पता चले। लिखना, पहला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये क्यों बनेगा, किस पर्पज से बनेगा वो देखो। जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो क्यों बनेगा और किस पर्पज से बनेगा, देखो लिखना। इफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज नॉट डिटर्मिनेबल एज accounting records has been destroyed, then we have to prepare memorandum trading account। मैं इसको MTA लिख रहा हूँ। then we have to prepare memorandum trading account from the beginning of the year from the beginning of the year till the date of fire, from the beginning of the year
टिल द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन तक वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम बनाएंगे पहले। फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट, दूसरा लिखना। फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट। और ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट क्यों बनाते हैं? देखो, सिंस MTA provided the data of stock destroyed by fire, since MTA has provided the data of stock destroyed by fire, so we need to calculate the actual amount of claim to be lodged। इतना एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्लेम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब मैं नीचे फॉर्मेट बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के, और तुम लोग भी बनाना, जल्दी करो आप लोग फटाफट। मैं नीचे फॉर्मेट बना रहा हूँ और आप लोग भी बनाएंगे इसको। ठीक है। लिखो ऊपर में, ये है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखेंगे पार्टी का नाम, नेम ऑफ पार्टी,
जैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा वैसा, नेम ऑफ पार्टी। फिर लिखेंगे यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर। यहाँ बेसिकली आपको डेट लिखना है, ये जो लिखना है यहाँ पर आपको डेट लिखना है, ठीक है। डेट कैसा, कुछ इस तरह। जैसे 1/4/21 से 30/6/21 हमारे एग्जाम्पल में था, कुछ उस तरह का डेट लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ डेबिट और क्रेडिट ये दोनों कान पे लिखते हैं। इधर पर्टिकुलर्स, इधर रुपी, इधर पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपी। पर्टिकुलर्स और रुपी लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर लिखेंगे टू परचेज, ठीक है। इसमें होते हैं एडजस्टमेंट, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजस्टमेंट। उसके बाद टू वेजेस, फिर लिखेंगे टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स, सेल्स में भी आते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक, और ये हमारा जो होगा वो आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा और इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सेल्स इनटू जीपी रेशियो, सेल्स इनटू जीपी रेशियो, ठीक है। और फिर इसको आप ऐसा बंद कर दें। फिर यहाँ लिखें स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च। यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ रुपी। यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग, या फिर इसको आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। उसमें आप ऐड करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। पहले आप सैल्वेज लेस कर लेंगे, लेस सैल्वेज स्टॉक, वो माइनस करेंगे। फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, और जो बचेगा वो होगा क्लेम, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टॉक
डिस्ट्रॉयड एंड टू बी क्लेम्ड। यहाँ एक छोटा सा चीज़ आप लिख लें, दिस विल बी ऑलवेज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अब ये एवरेज क्लॉज क्या होता है मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। एवरेज क्लॉज, ठीक है, आपने इतना लिख लिया।